बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर जो है वो हमारे पास है बायो का लेक्चर है, गैसियस एक्सचेंज के चैप्टर से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग यानी सांस लेना और सांस को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाना। इस चीज को बोलते हैं ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन। तो इसके मैकेनिज्म को देखेंगे, कंट्रोल को देखेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले इसका कंट्रोल देख लेते हैं कि ये कंट्रोल कहाँ से होता है। अच्छा, कंट्रोल इसका कहाँ पे है? ब्रीथिंग जो है उसका जो मेन कंट्रोल है वो हमारे दिमाग के ये आखिरी हिस्से में, हाइंड ब्रेन के एक हिस्सा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। दिमाग का आखिरी हिस्सा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसमें हमारे पास रेस्पिरेशन का सेंटर मौजूद है। रेस्पिरेशन सेंटर मौजूद है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, रेस्पिरेशन सेंटर। यानी रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो दिमाग के हाइंड ब्रेन, दिमाग के तीन हिस्से है ना, जो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जो पिछला दिमाग है पीछे की तरफ, उसमें एक सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक इलाका है। उस मेडुला ऑब्लोंगेटा में हमारे पास रेस्पिरेशन सेंटर मौजूद होता है। और ये हमारे पास रेस्पिरेशन, हमारे पास हमें पता है ये इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी का मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। रेस्पिरेशन ज्यादातर वक्त जो है हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, बाज औकात कुछ केसेस में हमारे पास रेस्पिरेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, सांस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो कौन से औकात में? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्विमिंग। ये रेस्पिरेशन सेंटर कहाँ पे? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। मैं एरिया का नाम लिख लेता हूँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इस दिमाग के इस हिस्से में रेस्पिरेशन सेंटर मौजूद है। अच्छा, कुछ औकात हमारे पास ये वॉलंटरी भी हो सकता है। कुछ केसेस में रेस्पिरेशन वॉलंटरी भी हो सकता है। वो कौन से केसेस हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्विमिंग करते वक्त जब हम पानी में स्विमिंग करते हैं तो अपनी सांस को कुछ वक्त के लिए रोक देते हैं। तो स्विमिंग के वक्त, एक्सरसाइज या वर्जिश के वक्त जो हम लोग थोड़ा बहुत सांस रोक लेते हैं, तो उन केसेस में रेस्पिरेशन जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है? वॉलंटरी हो जाती है। तो उस वक्त फिर हमारे दिमाग का कौन सा सेरिब्रम का हिस्सा होता है, जिसे हम लोग सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। उस वक्त, तो उन केसेस में जब हम हमारे इख्तियार में हो जाता है, वॉलंटरी हो जाता है, एक्सरसाइज के वक्त हम लोग सांस थोड़ी बहुत रोक लेते हैं और वर्जिश के वक्त, तब ये हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को? उस हालत में सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो दिमाग का बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम, उसमें भी राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर है। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर उस वक्त हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। उन हालात में जब ये वॉलंटरी हो जाता है, यानी हमारे इख्तियार में हो जाता है, हम मर्जी से रोक सकते हैं स्विमिंग के वक्त कुछ देर के लिए। ठीक है, अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को बाकायदा दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हमारे पास इंस्पायरेशन और एक है एक्सपायरेशन। ठीक है। अच्छा, इंस्पायरेशन में हम लोग इसको इनहेलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इनहेलेशन। ठीक। अच्छा, एक्सपायरेशन को हम लोग एक्सेलेशन कह सकते हैं, एक्सेलेशन। अच्छा, तो हम लोग डिफरेंस देखेंगे, इनको समझेंगे डिफरेंस। इसमें इंस्पायरेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारा मेन टारगेट क्या है? हम लोग ऑक्सीजन को
ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से यानी हवा से लेके जाता है बॉडी के अंदर लंग्स के पास, और लंग्स से फिर आगे ब्लड के जरिए पूरे टिश्यूज को बॉडी के हर हिस्से को पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे ये काम होता है। और एक्सपायरेशन में हम क्या करते हैं, हम लोग बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, पहले लंग्स के पास ले आते हैं, फिर लंग्स से बाहर की तरफ हम लोग रिलीज करते हैं। यानी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज आउट करते हैं, रिलीज आउट टू दी एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 3-4 चीजें रेस्पिरेशन 3-4 हिस्सों से कंट्रोल होता है। यानी रेस्पिरेशन के वक्त ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, दोनों के वक्त हमारे पास 3-4 चीजों को हम लोग देखेंगे। पहला, हमारे पास जो रिब्स है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 जोड़े जो रिब्स या पसलियां हैं, उनको देखेंगे। उसके अलावा रिब्स के दरमियान जो टिश्यूज हैं या जो मसल्स हैं, उनको इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है ट्रेकिया, थोड़ा डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल लंग्स, ठीक, ये लंग्स है, ठीक। लंग्स के ऊपर हमारे पास जो रिब्स पड़े होते हैं, ये हमारे पास रिब्स हैं, इस तरह के जो रिब्स हैं, ठीक, ये हमारे पास रिब्स पड़े हैं। अच्छा, आपको पता है रिब्स के दरमियान यहाँ पे इस तरह का मैं रेड मार्कर से शो करता हूँ, ये जो मसल्स हैं, ये कुछ गोश्त होता है, टिश्यूज होते हैं, इनको इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। ये जो टिश्यूज हैं, इनको इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। ये तो ये रिब्स हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं। तो रिब्स के दरमियान यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये गोश्त है यानी टिश्यूज हैं, इनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, ठीक। आज एक तो हम लोग रिब्स को देखेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स को देखेंगे, लंग्स को देखेंगे, और इसके अलावा यहाँ पे एक मेम्ब्रेन मौजूद है। ये बिल्कुल चेस्ट कैविटी से हमारे सीने के नीचे, यहाँ पे बिल्कुल रिब्स के नीचे एक मेम्ब्रेन मौजूद है जिसे बोलते हैं डायाफ्राम। ये डायाफ्राम की जो झिल्ली है, ये क्या काम करती है, ये हमारे पास चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है, यानी सीने को पेट से अलग करता है। कौन अलग करता है, डायाफ्राम, ठीक। तो डायाफ्राम को देखेंगे, इसके ये डायाफ्राम है, ये सीने को नीचे पेट से अलग करता है। पेट हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी, नीचे, ऊपर चेस्ट कैविटी, ठीक है, थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी। तो सीने को अलग करता है पेट से कौन, डायाफ्राम। तो डायाफ्राम को देखेंगे, रिब्स को देखेंगे, पेट को देखेंगे, बेली या एब्डोमेन को देखेंगे, लंग्स को देखेंगे, और ये इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स के दरमियान जो हमारे पास टिश्यू मौजूद है या मसल्स मौजूद है, जिनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, जो मैंने यहाँ पर रेड मार्कर से बनाए, तो इनको देखेंगे। तो अच्छा, अब आते हैं इंस्पिरेशन में। इंस्पिरेशन के केस में जब हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास जो सबसे पहले इंटरकोस्टल मसल्स ये क्या हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब है ये वाले जो मसल्स हैं ये खिंच जाते हैं, इनमें खिंचाव पैदा होता है, इनमें सख्ती पैदा हो जाती है। अच्छा, उसके बाद रिब्स मूव आउटसाइड, हमारे बॉडी के बाहर की तरफ
हमारे जो रिब्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा बेली यानी पेट, ये भी आउटसाइड की तरफ चला जाता है, ये हमारा पेट बाहर की तरफ आ जाता है। अच्छा, जब पेट बाहर की तरफ आ जाता है, इंटरकोस्टल मसल्स खिंच जाते हैं, उनमें सख्ती पैदा हो जाती है, तो उसके नतीजे में हमारे रिब्स भी बाहर की तरफ आ जाते हैं, पेट बाहर की तरफ आ जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम ये भी फ्लैटेंड हो जाता है। फ्लैटेंड का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फ्लैटेंड का मतलब है ये डायफ्राम भी इस तरह सीधा हो जाता है, खिंच जाता है, डायफ्राम में भी खिंचाव पैदा हो जाता है, वो भी हमारे पास क्या हो जाता है, फ्लैटेंड हमवार हो जाता है, उसमें खिंचाव पैदा हो जाती है। तो ये सारे काम हो रहे होते हैं इंस्पायरेशन में। अच्छा, जब ये सारे काम हो रहे होते हैं तो उसके नतीजे में लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो हमें पता है केमिस्ट्री में हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा है, बॉयज लॉ, हम पढ़ते हैं बॉयज लॉ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में। बॉयज लॉ ये कहता है कि जहां पे वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है वहां पे प्रेशर कम होता है। तो अब यहाँ पे लंग्स में वॉल्यूम ज्यादा है, लंग्स में जो वॉल्यूम ज्यादा होगी तो वहां लंग्स में प्रेशर कम होगा। तो जब प्रेशर कम होगा, बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेशर से ऑक्सीजन अंदर आएगा लंग्स की तरफ। तो ये सारे एक्शंस कब हो रहे होते हैं, इंस्पायरेशन के केस में। अच्छा, इनको उलट करके जो एक्शन होंगे वो एक्सपायरेशन के केस में होंगे। एक चीज और यहाँ पे मैं बताता चलूं, ये जो इंस्पायरेशन है ये हमारे पास एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब है कि इसमें एनर्जी लगती है, इसमें हम लोग एनर्जी लगाते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी सर्व करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, तो इसमें एटीपी या एनर्जी की जरूरत होती है इंस्पायरेशन के केस में। अब आते हैं एक्सपायरेशन के केस में। एक्सपायरेशन के केस में क्या होता है, बिल्कुल इसका उलट है। इंटरकोस्टल मसल्स वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, यहां पे रिलैक्स होंगे, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होंगे, ठीक, इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। अच्छा, और फिर क्या होगा, ये जो रिब्स हैं ये मूव करेंगे इनसाइड की तरफ। इनसाइड का मतलब है बॉडी के अंदर की तरफ। इस केस में इंस्पायरेशन के केस में रिब्स बाहर की तरफ आ रही थी, बाहर की तरफ, पेट भी बाहर की तरफ निकल रहा था, रिब्स बाहर की तरफ निकल रही थी। इसमें उलट होगा, इसमें रिब्स भी अंदर की तरफ जाएंगी और जो पेट है वो भी अंदर की तरफ जाएगा। रिब्स मूव इनसाइड, बेली यानी पेट, बेली या एब्डोमेन ये क्या करेगा, ये भी अंदर की तरफ जाएगा, इनसाइड। वहां पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, डायफ्राम में खिंचाव पैदा हो रहा था, इसमें डायफ्राम रिलैक्स होगा। यहां पे क्या होगा, डायफ्राम डोम शेप इख्तियार करेगा। डोम शेप का मतलब है मीनारे की शक्ल इख्तियार करेगा। डायफ्राम ऊपर की जानिब जाएगा, इस तरफ ऊपर की जानिब जाएगा, अपवर्ड की तरफ जाएगा। अपवर्ड का मतलब है वहां पे डायफ्राम सीधा जा रहा था, खिंच रहा था, यहाँ पे डायफ्राम थोड़ा ऊपर की जानिब जाएगा, ऐसे शेप बनाएगा, इसको बोलते हैं डोम शेप। तो डोम शेप इख्तियार करेगा, जिसकी वजह से जब ये सारी चीजें होंगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। हमें पता है बॉयज लॉ जो बोलता है, बॉयज लॉ की स्टेटमेंट की वॉल्यूम अगर कम हो जाता है वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर जब ज्यादा होगा,
प्रेशर जहां ज्यादा हो जाता है तो वहां पे वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो लंग्स में जब प्रेशर बढ़ेगा, लंग्स में जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स में प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की जानिब, एटमॉस्फेयर की जानिब रिलीज होगा, एलिमिनेट होगा। ठीक, यानी मतलब ये कि बाहर एटमॉस्फेयर में इस केस में प्रेशर कम है, लंग्स में प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेशर की वजह से गैस मूव आउट होगा बाहर एटमॉस्फेयर में। अच्छा, आखिरी पॉइंट मैं बताता चलूं, तो ये सारे पॉइंट्स इंस्पिरेशन के बिल्कुल अगेंस्ट हैं या बिल्कुल उलट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास आखिरी, ये हमारे पास पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मतलब इसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, नो एटीपी रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी हमें रिक्वायर नहीं होती, नो एटीपी रिक्वायर्ड। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था मुख्तसर सा। मैंने डिफरेंस भी, आप लोग क्वेश्चन में डिफरेंस भी ये लिख सकते हैं, ये एक किस्म का मैकेनिज्म भी था। कंट्रोल इसका मैंने बताया कि कौन से सेंटर से कंट्रोल होता है, और इसमें से हमारे पास कौन कौन सी चीजें, 3-4 चीजें जो है वो हमारे पास इसमें इन्वॉल्व है। एक हमारे पास जो है ये रिब केज, जो पसलियों का केज है, ये इन्वॉल्व है, और सांस को कंट्रोल करने में, ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में, और इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स के दरमियान जो मसल्स हैं, और डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या काम करता है, ऊपर वाले चेस्ट कैविटी को नीचे पेट वाले कैविटी से, एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। ये डायफ्राम हम लोगों ने देखा, ये डायफ्राम जो है जब हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं तो ये डायफ्राम खिंच जाता है, लेकिन इसमें ऊपर की जानिब चला जाता है, डोम शक्ल इख्तियार करते हैं, इसको मीनारे या डोम शक्ल कहते हैं, शेप। ठीक, तो ये मैंने थोड़ा मैकेनिज्म बताया, कंट्रोल इसका बताया। आज का लेक्चर इतना ही था। मिलेंगे एक नए और लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम है एबिलिटी टू नो, और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन मिल सके मज़ीद वीडियोस के। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, गुड बाय। लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और दोबारा कह रहा हूँ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।